नमस्कार दोस्तों, 9 सितंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन या बर्निंग डिस्कशन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वही हमेशा की बातें, लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। डाउट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं और वीडियोस को देखने के लिए चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला टॉपिक, पीएलए फायर्ड शॉट्स इन द एयर सेज इंडिया। अभी रिसेंटली पिछले कुछ 2-3 दिनों से बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी कवर कर रहे हैं, आपके न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स में भी आ रहा है। जो न्यूज चैनल है वहां तो सबसे हॉट न्यूज तो खैर चलिए एसएसआर और रिया चक्रवर्ती वाली है, बट ये न्यूज भी कवर कर दी जा रही है कि चाइनीज आर्मी ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास गोलियां चलाई। लास्ट टाइम जो गोलियां चली थी वो चली थी 1975 में। उसके बाद अब गोलियां चली हैं। शुरुआत में जो ये स्टेटमेंट आया, ये ग्लोबल टाइम्स ने स्टेटमेंट इश्यू किया कि इंडियन आर्मी ने गोलियां चलाई हैं। इंटरनेशनल मीडिया में ये बात बहुत डिस्कस होने लगी, तो भाई साहब इंडिया के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा, तो इंडिया ने अपना स्टेटमेंट दिया कि देखिए इस एलएसी पे गोली चलाना हमने शुरुआत नहीं की और हमने चलाई भी नहीं है। पहली गोली चली चाइना की तरफ से और उसके बाद हमारे ट्रूप्स ने मैच्योर तरीके से एक्ट किया। ये इंडियन आर्मी की स्टेटमेंट आई है। साथ साथ जो चाइना है वो प्रोवोकेटिव एक्टिविटी समय समय पे कर रहा है। देखिए ये तो चल ही रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं इस समय पे आपके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, वो उसकी पूरी गलती चाइना के ऊपर लाई करती है। तो यहां पे जो भी हमारे आर्मी चीफ हैं और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो सब चीजों को ठीक से एसेस कर रहे हैं। उसके बाद यहां पे देखिए क्या बोल रही है आपकी इंडियन आर्मी, द पीएलए हैड बीन ब्लेटेंटली वायलेटिंग एग्रीमेंट्स एंड कैरिंग आउट एग्रेसिव मैन्यूवर्स while engaging at the military, diplomatic and political levels। मतलब एक तरफ पे वो डिप्लोमेसी, मिलिट्री और पॉलिटिकल लेवल पे बातचीत भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ पे वो हर तरीके के एग्रीमेंट को ब्लेटेंटली वायलेट कर रहे हैं। मतलब कि सामने सामने बात कर रहे हैं और पीछे से छुरा भोंक रहे हैं। और टेंशन ज्यादा बढ़ गई है 29 अगस्त को, चूंकि 29 अगस्त को पीएलए के एक्शंस को प्री एम्प्ट करके इंडिया ने उनके जो इरादे थे कि वो चुशुल सेक्टर पे डोमिनेट करेंगे और चुशुल सेक्टर पे डोमिनेट करने के लिए काला टॉप पहाड़ियों पे उनको चढ़ना था। काला टॉप की हाइट्स को अगर चाइनीज डोमिनेट कर लेते तो इंडिया थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकता था। तो इंडियन आर्मी ने पहले ही चढ़ के उन हाइट्स को ऑक्युपाई कर लिया है। ठीक है, इंडियन आर्मी ने प्रॉपर स्टेटमेंट दे दिया है कि हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया है। तो 29 अगस्त के बाद जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़ गए। चाइना ओपनली धमकी दे रहा है, तो ये सब चीजें चल रही हैं। फिर आगे न्यूज है, 5 मिसिंग अरुणाचल यूथ फाउंड इन इंडिया। मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई भी थी, आपने देखी भी होगी, 2 दिन पहले मेरे चैनल पे अपलोड हुई, आप जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। 5 अरुणाचल प्रदेश के यूथ को नाचो नाम की जगह है आपकी अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में, वहां से इनको गायब कर लिया था। एक्चुअली पीएलए ने इनको किडनैप कर लिया था, ये रिपोर्ट्स आ रही थी। फिर चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी को एक मैसेज भेजा इंडियन आर्मी के हॉटलाइन के थ्रू, और उसके बाद चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ भाई ये जो 5 यूथ्स गायब हुए हैं वो एक्चुअली में चाइना में मिले हैं। ठीक है, तो इनको वापस करने की मॉडलिटीज शुरू हो चुकी हैं। अभी वापस करने की मॉडलिटी में क्या होगा, तो भाई बातचीत करी जाएगी, पेपर वर्क साइन किया जाएगा, इस तरीके की चीजें होंगी। वैसे तो बहुत आराम से पीएलए चाहे तो इनफॉर्मली भी इन 5 लोगों को इंडिया को वापस कर सकती है, लेकिन नहीं, अब कागज पत्तल की कार्रवाई तो ये लोग करेंगे ही। ये जो 5 टीनेजर्स थे तागिन कम्युनिटी के थे, इस कम्युनिटी का नाम याद रखिएगा, नाचो एरिया ऑफ अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, इस बात को याद रखिएगा। ये लोग तुंगदारा माउंटेन्स पे गए थे, जिसको सेरा 7 सेक्टर भी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत पास है। ठीक है, और वहां से ये लोग 4 सितंबर को मिसिंग हो गए। बाद में इनकी फैमिलीज ने भी कंप्लेन करवाया। तो अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ रहा है ताबू पाक्तुंग जी की तरफ से, ये तागिन कल्चरल सोसाइटी के प्रेसिडेंट है। इनका ये कहना है कि देखिए इस इलाके में बॉर्डर का प्रॉपर डेमोक्रेशन है नहीं, जिसके चलते इंटरनेशनल बाउंड्री पता नहीं चल पाती है और हमारे लोग कभी कभी चाइना की साइड चले जाते हैं या पीएलए किडनैप कर लेता है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज को रोकने की जरूरत है, जिसके लिए बॉर्डर डिमार्केशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जनरल स्टडीज पेपर 3 में चीज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज है, तमिलनाडु रबिशस क्लेम्स ऑन डिजास्टर फॉर मुलापेरिया डैम। अभी देखिए जब मुलापेरिया डैम पे बात आती है तो मैंने बहुत प्रॉपर और डिटेल्ड वीडियो बना रखी है इस मुलापेरिया डैम इशू को लेके। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है, केरला स्टेट गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, और इंडिप्ले क्या चल रहा है इस मुलापेरिया डैम का इशू, कैसे ये है तो केरला में बट कंट्रोल्स को करता तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में बना रखा है। आप मुलापेरिया डैम को मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मार दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जाके देख लीजिए, पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में इस इशू को लेकर सुनवाई चल रही है और यहाँ पे
एक्चुअली जो पेटिशन फाइल की गई है वो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के एक रेजिडेंट है रसल जॉय जी के द्वारा फाइल की गई। अभी जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है ना, दिस विल बी द वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट अगर मुलापेरियार डैम में कोई क्रैक आता है तो ऑब्वियस सी बात है जो इदुक्की में रहने वाले लोग हैं वो थोड़े ज्यादा परेशान है कि भाई ये मुलापेरिया डैम में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हम परेशान हो सकते हैं। तो रसल जॉय जी ने जाके सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल की और अपने पेटिशन में उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स भी दिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ये केस गया है, पहली बार भी पहले भी सुप्रीम कोर्ट में केस जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट इस डैम को स्ट्रक्चरली सेफ बता चुका है। फिर से ये आप कह सकते हो पेटिशन गई है सुप्रीम कोर्ट में और रसल जॉय जी ने बोला है कि देखिए ये मुलापेरियार डैम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और यहां पे किसको कोट किया गया? फ्रेंच क्लेयरवॉयंट नॉस्ट्राडामस को। नॉस्ट्राडामस काफी न्यूज में है दोस्तों, अभी कोरोना वायरस आएगा इसका प्रोडक्शन भी नॉस्ट्राडामस ने किया था, ऐसे बहुत से लोग बोल रहे हैं। ग्लोबली जो भी इवेंट्स हुए हैं ऐसा कहा जाता है कि उसकी भविष्यवाणी पहले ही नॉस्ट्राडामस ने कर दी है और नॉस्ट्राडामस ने केरला में भी एक ऐसे ही इंसिडेंट की भविष्यवाणी की है। तो मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि देखिए बहुत से पॉइंट्स इस चीज की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये डैम फट सकता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि ये डैम के साथ प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पे आप देखें तमिलनाडु का क्या स्टैंड है। The averment that media is anticipating disaster as per directive of the world famous French astrologer Nostradamus is anywhere propaganda to mislead and to create fear psychosis among the people living in downstream area of Mullaperiyar Dam। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के एफिडेविट में यह बोला गया है कि ये जो नॉस्ट्राडामस को कोट करके मुलापेरियार डैम के अगेंस्ट में ये सब बातें जो उठ रही हैं ये एक तरीके का प्रोपोगेंडा है जो कि मुलापेरियार डैम को हटाना चाहता है। ये लोगों को डरा रहे हैं ताकि लोगों के प्रेशर के अंदर मुलापेरियार डैम को बंद कर दिया जाए। यहां पे तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट अपने एफिडेविट में यह भी बोल रही है कि यह केस पहले भी सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट अलग अलग कमिटी के रिकमेंडेशन पे यह मल्टीपल बार बता चुकी है कि जो डैम है वो हाइड्रोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली सेफ है। ठीक है, अब यहां पे मिस्टर जॉय ने जो पिटीशन लिखी है, मिस्टर जॉय का बोलना है कि मॉनसून सीजन के दौरान इस डैम में 130 फीट से ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 152.5 फीट की परमिशन दे रखी है। अब जाके मेरी पुरानी वाली वीडियो देखिए, वहां पे मैंने सारे स्टैटिस्टिक्स कवर किए हैं। एक और बात यहां पे करी जा रही है, जनवरी से मई के बीच में 62 अर्थक्वेक्स आए हैं, ऐसा बोलना है किसका? मिस्टर जॉय का। तमिलनाडु गवर्नमेंट बोल रही कि नहीं ऐसा नहीं है, इस टाइम पीरियड में केवल 21 माइनर ट्रेमर्स आए हैं। और ये जो मुलापेरिया डैम है ये मेजनरी ग्रेविटी डैम है। ये ग्रेविटी डैम भी क्या है ये भी मैंने इस वीडियो में बता रखा है। तो इतना आसान नहीं है इसका टूटना कि कोई भी छोटा सा अर्थक्वेक आएगा और ये बर्स्ट कर जाएगा। ये इतनी आसानी से बर्स्ट नहीं करेगा। बहुत हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स झेलने की ताकत है किसके अंदर? मुलापेरियार डैम के अंदर। ये किसने बोला? जी उमापति योगेश कान्हा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के एडवोकेट्स हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उन्होंने ये भी बोला है कि इस डैम के अंदर ताकत है मैक्सिमम क्रेडिबल अर्थक्वेक फोर्सेस को झेलने को, और इसकी सीज्मिक स्टेबिलिटी को कुछ और इंस्टीट्यूट ने चेक करके सर्टिफाई किया है, जैसे कि सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे। ओके, फिर एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई थी 2012 में, जिसने भी ये बोला था कि इस डैम में आप 152 फीट तक का पानी भर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल फॉर द सेंट्रल वाटर कमीशन हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड दैट द कोर्ट that the water level in the dam was 131.85 फीट। अभी के लिए 131.85 फीट पानी है। तमिलनाडु सरकार कहती है 152 फीट तक पानी भरा जा सकता है, और केरला की सरकार प्लस केरला के जो रेजिडेंट है वो कह रहे हैं कि भैया 130 फीट से ज्यादा पानी इसमें मत भरिए। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगा। ये इशू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। फिर यहां पे एक और न्यूज निकल के आ रही है। तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है पीवी नरसिम्हा राव जी, इनको आप भारत रत्न दीजिए। पीवी नरसिम्हा राव जी की कॉन्ट्रीब्यूशंस देश ना भूल जाए, इसलिए भारत रत्न इनको दिया जाना चाहिए। फिर यह बोला गया है कि असेंबली ने, स्टेट लेजिस्लेटिव ने यह भी रिक्वेस्ट किया कि एक स्टैच्यू, एक पोर्ट्रेट बननी चाहिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी की। ओके, पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में तो वो बनाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर इनकी एक पोर्ट्रेट बननी चाहिए। इनको जाना क्यों जाता है दोस्तों? 1991 के जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के जो रिफॉर्म्स थे, उनको आगे बढ़ाने में पीवी नरसिम्हा राव जी का एक बहुत बड़ा हाथ था। इसलिए इनको बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर डिस्टिंक्टिव डिप्लोमेट, मल्टीलिंग्विस्ट, बहुत सारी भाषाएं इनको आती थी, और विजनरी। इन्होंने हमारे देश की प्रोग्रेस के लिए काम किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी ने यह भी बोला है कि ये चीफ कंट्रीब्यूटर थे इन मेकिंग कंट्री वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड।
और आज की डेट में जो इंडिया इतना ग्रो कर रहा है वो इनकी वजह से ग्रो कर रहा है। पहले साउथ इंडियन थे जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने और तेलंगाना का बेटे थे। अभी उस समय पे जब ये बने थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तब ये आंध्र प्रदेश के थे। अब आंध्र प्रदेश दो भागों में टूट गया है, तो तेलंगाना गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। देखिए, नो डाउट दोस्तों, जो पीवी नरसिम्हा राव जी थे ना, वो बहुत कैरिस्मेटिक लीडर थे। मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूं उनके बारे में, जितना ज्यादा न्यूट्रल होके पॉलिटिकली सेंसिटिव बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा, एक हल्का फुल्का आइडिया दे दूंगा। पीवी नरसिम्हा राव जी, ऐसा सुनने में आ रहा था कि 1991 के लगभग पीवी नरसिम्हा राव जी एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाएंगे। लेकिन उस समय पे एक इवेंट हो गया और वो इवेंट था राजीव गांधी जी का असैसिनेशन। अभी राजीव गांधी जी का ये असैसिनेशन जो हुआ, उसके बाद एकदम से लगा कि भाई ये तो यार प्रॉब्लम हो गई। इनका जो असैसिनेशन हुआ था वो हुआ था 21 मई 1991 में श्री पेरुम्बदूर में। और ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसको मैंने पहले अपने वीडियोस में बताया है। अभी इनके असैसिनेशन के बाद जब ढूंढा गया कि भाई कौन लीडर बन सकता है, तो आप देखोगे कि पीवी नरसिम्हा राव जी लीडर बन के सामने आएंगे और ये अपने कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे मनमोहन सिंह जी को, जो कि पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। क्योंकि इनको पता था कि मनमोहन सिंह जी एक अच्छे, वो कहने से एक अच्छे, कहते हैं ना कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, तो इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में ये बोला जाता है कि जो कांग्रेस की लीडरशिप थी ना, वो इनसे चिढ़ती थी। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं जो अलग अलग बुक से कोट किए गए, अभी किसी ऑफिशियल सोर्स में नहीं लिखा है, मैं आपको पहले बता देता हूं कि पीवी नरसिम्हा राव जी कुछ लोगों के साथ मिल रहे थे, प्राइम मिनिस्टर थे वो, तो सोनिया गांधी जी उनसे मिलने आई, तो पीवी नरसिम्हा राव जी ने उनको इंतजार करा के रखा, मीटिंग खत्म करने के बाद उनसे मिले। जबकि आप देखोगे कि सोनिया गांधी जी कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, तो अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेजोरिटी है अगर पार्लियामेंट में, तो पीवी नरसिम्हा राव जी को इज्जत देनी चाहिए इंदिरा गांधी जी को, वो देते भी थे नो डाउट, बट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज्जत नहीं देते थे कि मतलब मीटिंग बंद करके उनसे नहीं मिला। तो इस चक्कर में कुछ ऐसे इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से पीवी नरसिम्हा राव जी और जो सेंट्रलाइज्ड कांग्रेस लीडरशिप थी उनके बीच चल नहीं पा रही थी। अब आप देखो 1991 से लेकर 1996 तक कुछ माइंड बॉगलिंग रिफॉर्म्स हुए इंडिया में। उसके बाद में 1996 में पीवी नरसिम्हा राव जी इलेक्शन हार जाएंगे। लेकिन इस दौरान कुछ अच्छे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में इनिशिएट किए गए थे। लेकिन बाद में ऐसा बोला जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव जी को कांग्रेस की सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप की तरफ से इज्जत नहीं मिली। ये बात देखिए, अब यहां पे चीजें थोड़ी सी पॉलिटिसाइज होने लगती हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अंदर मरने के बाद जो बड़ा दिग्गज नेता होता है उसकी बॉडी को वहां से लेके जाया जाता है, ये ऑनर भी इनको नहीं मिला। तो इस तरीके की बहुत सी चीजें बोली जाती हैं पीवी नरसिम्हा राव जी के लिए। इनको बाद में फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है। तो अब ये पॉलिटिकल चीजें, कहीं इसका कोई प्रॉपर सोर्स है नहीं, बट पॉपुलर कल्चर में बताई जाती हैं, किताबों में बताई जाती हैं। तो जो हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन है मैंने आपको दे दी है। आगे चलते हैं। रिया चक्रवर्ती अरेस्टेड बाय एनसीबी। भैया नेशनल केस तो यही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया है इन कनेक्शन विद द सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस फॉर एलिजिडली प्रोक्योरिंग ड्रग्स। अभी क्या है कि जब ये सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस को जब प्रोब किया जा रहा है तो यहां पे ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। तो ये जो रिया चक्रवर्ती जी हैं ये स्टेटमेंट दे चुकी हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। अभी ये भी पता निकल के आया कि ये भी ड्रग्स लेती थी। तो अभी के लिए जो इनको पकड़ा गया है ना, वो इनको ड्रग्स प्रोक्योरमेंट के केस में पकड़ा गया है। शायद ड्रग्स कंज्यूम करने के लिए और प्रोक्योर करने के लिए पकड़ा गया है। इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत जी की बहन के ऊपर भी कुछ एफआईआर करा रखी, वो सारी बातें चल रही हैं। इसको मैंने यहां पे इसलिए इंक्लूड किया दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इस समय पे जब रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया ना, देश में खुशी की लहर दौड़ गई कि हाँ फाइनली जस्टिस आ गया, फाइनली जस्टिस आ गया। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी भी फैक्ट के ऊपर बात नहीं करते हैं। अगर आप ड्रग्स को प्रोक्योर करने के इल्जाम में रिया चक्रवर्ती को पकड़ के बोल रहे हो कि जस्टिस मिल गया है, तो भैया इससे ज्यादा बेकार न्यूज नहीं हो सकती। रीजन बीइंग कि अगर ड्रग्स को प्रोक्योर करना, उसको यूज करना एक क्राइम है, तो आधा बॉलीवुड जेल पहुंच जाएगा। एंड दिस इज द रियलिटी। हालांकि ये बात मैं काफी इनफॉर्मली बोल रहा हूं, ठीक है। तो ड्रग्स पेडलिंग चलती है, ये बात सबको पता है। यहां पे जो मेन ये जो केस शुरू हुआ था कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ किस सर्कमस्टांसेस में हुई, क्या वो सुसाइड था, क्या वो मर्डर था, इस चीज पे इंक्वायरी चल रही है। अभी इस चीज का डिसीजन बाहर नहीं आया है। तो ओरिजिनली जिस चीज की वजह से केस शुरू हुआ था, अभी उसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं है। हाँ भाई, बस ड्रग प्रोक्योरमेंट के केस में इनको पकड़ा गया है, तो शायद उससे कुछ लिंक मिले। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट टू सेंटर अधेयर टू मिनिस्ट्री सर्कुलर ऑन रोड्स इन चारधाम। अभी ये चारधाम वाला इशू मैं आपको बता चुका हूं। चारधाम प्रोजेक्ट जो प्रेजेंट रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसका बड़ा ही फेवरेट प्रोजेक्ट है।
अभी यहाँ हो क्या रहा है कि चार धाम यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ वाली जो रोड है उनको रोडों को चौड़ा कर रहे हो। अभी आप रोड चौड़ा करोगे तो आपको पहाड़ काटने पड़ेंगे, पहाड़ काटने पड़ेंगे तो लैंडस्लाइड्स का खर्चा है, पेड़ काटने पड़ेंगे, बहुत सी सारी चीजें, सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा, ठीक है, वाटर का जो फ्लो करने का रेट है वो बढ़ जाएगा, लैंडस्लाइड्स बढ़ जाएंगी, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होगा, बहुत सारी चीजें हैं। अब हुआ क्या है, यहां पे एक एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप्स हैं, इनफैक्ट बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप्स हैं जिनको लीड कर रहा है देहरादून बेस्ड सिटीजंस फॉर ग्रीन दून। ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, किसके अगेंस्ट में, इस चार धाम केस के अगेंस्ट में। हुआ यह है कि यूनियन रोड मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर इशू किया था मार्च 2018 में, जिस सर्कुलर के तहत यह बोला गया था कि भैया फ्रेजाइल हिमालयन स्लोप्स पे फुल फ्लेज रोड्स मत बनाइए काट के, अगर वो जरूरत से ज्यादा है। मतलब यह बोला गया था कि इस सर्कुलर में एडवाइज्ड अगेंस्ट बिल्डिंग फुल फ्लेज्ड रोड्स कटिंग अक्रॉस द फ्रेजाइल हिमालयन स्लोप्स। तो एक साइंटिफिकली अप्रूव्ड फॉर्मूला से ज्यादा आप हिमालय की स्लोप्स को मत काटिए रोड बनाने के लिए, लेकिन इस चार धाम प्रोजेक्ट्स के लिए रोड बनानी पड़ेगी। 12,000 करोड़ का ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। अगर उत्तराखंड के इन पिलग्रिमेज सेंटर्स को सिटीज के साथ जोड़ना है तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो बेंच शेयर कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, जस्टिस रोहिंटन नरीमन। उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है कि भैया देखिए, जो आप कंस्ट्रक्शन के लिए आपने पहले तो ये जो ग्रीन कवर हटाया है, इस ग्रीन कवर को आप कंपनसेट करिए, यहां पे फिर से रिफॉरेस्टेशन करिए, फिर से यहां पे पेड़ पौधे लगाइए, और आप अपना ये जो सर्कुलर है यूनियन रोड मिनिस्ट्री का मार्च 2018 का, इसको अधेयर करिए। अच्छा, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? गवर्नमेंट का स्टैंड ये कि जो चार धाम प्रोजेक्ट है 27 दिसंबर 2016 को शुरू हो गया था, और जो कुछ भी हमने कटिंग वगैरह की है, पहाड़ वगैरह काटे हैं रोड बनाने के लिए, उसके लिए अप्रूवल 23 मार्च 2018 से पहले ही दे दिया गया। यूनियन मिनिस्ट्री का सर्कुलर आया 23 मार्च 2018 को, और इसका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन था नहीं, तो मतलब 23 मार्च 2018 के बाद जो भी सर्कुलर में लिखा है उसको माना जाएगा। और सरकार बोल रही है कि ये जो चार धाम प्रोजेक्ट की मैक्सिमम जो प्रोविजंस हैं वो तो हमने 23 मार्च 2018 से पहले ही इंप्लीमेंट कर दिए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है नहीं, ये जो आप रोड मतलब पहाड़ों को काट के रोड बना रहे हो ना, ये इकोलॉजिकली डिस्ट्रक्टिव है, इसको बंद करिए, ठीक है, और प्रॉपर जो आपने डिफॉरेस्टेशन किया वहां पे एफॉरेस्टेशन कीजिए, और जरूर से ज्यादा जो काट के आप सड़क बना रहे हैं वो आप मत बनाइए। अब आगे देखते हैं क्या होता है, सरकार किस तरीके से यहां पे जवाब देती है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में आपको ये काम आएगा। फिर भाई जो लग्जमबर्ग की कंस्यूलेट है ना चेन्नई में, वहां पे एस महालिंगम जी को अपॉइंट किया जाएगा। तो ऑनरेली कंसल ऑफ द ग्रैंड डची ऑफ लग्जमबर्ग इन चेन्नई, तो चेन्नई में लग्जमबर्ग की जो कंसुलेट है वहां पे एस महालिंगम जी को उसका हेड बनाया गया है। इस अपॉइंटमेंट को साइन किसने किया? ग्रैंड ड्यूक ऑफ लग्जमबर्ग, क्योंकि वहां से भेजा जा रहा है, और प्रधानमंत्री रामनाथ कोविंद जी ने भी इस अपॉइंटमेंट को कंफर्म कर दिया 31 जुलाई को। तो अब महालिंगम जी लग्जमबर्ग के कंस्यूलेट हैं इंडिया में। इससे पहले कौन थे? तो वो थी सुहासिनी मणिरत्नम जी, अब मिस्टर महालिंगम जी हैं। अगर आप लग्जमबर्ग की बात करिए तो एक स्मॉल यूरोपियन कंट्री है जिसकी चारों तरफ है बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी। मैं मैप यहां पे जोड़ना भूल गया हूं, उसके लिए सॉरी। कंसुल की बात की जाए तो देखिए, एम्बेसी एक कैपिटल में, जैसे कि बहुत बड़ी कंट्री है अगर जैसे यूएस इंडिया है, तो अब यूएस की जो आपको एम्बेसी मेन एम्बेसी मिलेगी वो दिल्ली में मिलेगी, उसकी कॉन्सुलेट्स मिल सकती हैं आपको अलग अलग शहर में। लग्जमबर्ग एक छोटी कंट्री है तो इसकी कॉन्सुलेट्स आपको देश के अलग अलग हिस्सों में मिलेंगी। ये कॉन्सुलेट्स बहुत से काम करती हैं, जैसे कि वीजा अप्रूवल, दोनों देश के बीच में कल्चरल रिलेशंस को अच्छा करना, बिजनेस के फील्ड में कॉपरेशन को बढ़ाना, वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं। नेशनल एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट क्या बोलती है? 40% ऑफ द चिल्ड्रन नॉट फुल्ली वैक्सीनेटेड। तो देखिए भैया, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस एंड रिसीव देयर बर्थ डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन। 2 आउट ऑफ द 5 चिल्ड्रन डू नॉट कंप्लीट देयर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। मतलब कहने का मतलब यह है कि जितने लोगों को, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस की आपको समय समय पे वैक्सीन देनी पड़ती है, ठीक है। अब पोलियो वैक्सीन देनी पड़ती है आपको समय समय पे, और पोलियो वैक्सीन के भी डोज होते हैं, ठीक है ना। एक बार दी, उसके कुछ दिन बाद फिर से दी, फिर कुछ दिन बाद फिर से दी। तो कंप्लीट इम्यूनाइजेशन के लिए आपको सारी डोजेस देनी पड़ेंगी। एक रिपोर्ट निकल के आ रही है, हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट, जो कि रिलीज की है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट को किसने निकाला? सीएसओ ने। हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट ये बोलती है कि 2 में से 5 चिल्ड्रन
यानी कि 40% ऑफ द चिल्ड्रन जो कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इनरोल करवाते हैं, जिनका इम्यूनाइजेशन शुरू होता है, वो इम्यूनाइजेशन पूरा नहीं होता है। और इंडिया का जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो 8 मेजर डिसीजेस से बचाता है बच्चों को। ओके, इनफैक्ट सॉरी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, 8 नहीं शायद 12 डिजीज हैं, जिसमें आपकी ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस जिसको वूपिंग कफ भी बोलते हैं, पोलियोमाइलिटिस, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, डायरिया, टिटनेस, जापानीज एंसेफेलाइटिस, रूबेला, निमोनिया, न्यूमोकॉकल डिजीजेस, मेनिंगाइटिस। तो इन सब डिजीज हैं, लगभग 12 डिजीज हैं जिनके अगेंस्ट में ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन दिया जाता है। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, Most of these children remain unprotected against measles and are partially protected against a range of other diseases. तो मैंने जितनी भी डिजीज आपको बताई हैं, ठीक है, उनके लिए जो भी वैक्सीन दी जाती हैं, सारी वैक्सीन सबको नहीं मिलती हैं, ये बोला जा रहा है। द रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द 75th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, जो कि जुलाई 2017 से जून 2018 में कराया गया था, ऑन हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन रिलेटेड टू हेल्थ। Across the country, only 59.2% of the children under 5 years are fully immunized according to NSA report. लेकिन ये यहाँ पे आप देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है। NSA को रिपोर्ट बोलती है कि 5 साल से कम के जो बच्चे हैं उनमें से केवल 59.2% बच्चों को पूरी तरीके से इम्यूनाइज किया गया है जुलाई 2017 से लेकर जून 2018 के टाइम पीरियड में। वहीं पे अगर आप हमारी होम हेल्थ मिनिस्ट्री का हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल का डाटा देखोगे तो वहां पे जो इम्यूनाइजेशन कवरेज है वो कितना बताया जा रहा है, 86.7%। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चल रहा है कि जो डाटा की रिपोर्टिंग है ना वो गड़बड़ है। ठीक है, डाटा की रिपोर्टिंग में गड़बड़ आ रहा है। मतलब यहां पे आपको 2-3 चीजें निकल के आ रही हैं कि भैया 40% ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉट कंप्लीटिंग देयर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कंप्लीटली। ठीक है, उसके बाद 75th राउंड ऑफ द जो नेशनल सैंपल सर्वे है जुलाई 2017 से 18, उसका डाटा क्या बोलता है, 59.2% चिल्ड्रन आर फुल्ली इम्यूनाइज्ड। तो ऑब्वियस बात है, इतने फुल्ली इम्यूनाइज्ड हैं तो 40% ऐसे हैं जिनको फुल्ली इम्यूनाइजेशन मिला नहीं है। तो ये डाटा कहां से आया है, 75th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, इस बात को याद रखिएगा। जबकि सेंटर का हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या बोल रहा है, 86.7% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज। तो इसको आप कोट कर सकते हो एग्जाम में, जनरल स्टडीज पेपर 2 में आपको काम आएगा। फाइनली भाई फिच रेटिंग्स की रिपोर्ट आई है। अब देखिए, जब ग्लोबल इकोनॉमिक फिगर्स को पब्लिश किया जाता है तो बतेरी रिपोर्ट्स आती हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अलग रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की अलग है, आपकी IMF की अलग है, ठीक है, हमारे RBI की अलग है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की अलग है। तो फिच रेटिंग्स ने यहां पे रिपोर्ट निकाली है और ये बोला है कि जो ग्लोबल GDP है वो 4.4% में घटेगी इस साल में, मतलब 2020-21 में। चाइना की जो ग्रोथ है वो 2.7% से बढ़ेगी। ये सितंबर अपडेट है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक का फिच रेटिंग्स का। फिच रेटिंग्स ने बोला है कि भैया देखिए 2020 का जो GDP फोरकास्ट है, इमर्जिंग मार्केट्स जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी जो GDP ग्रोथ रेट है वो -5.7% होगी। तो जून में जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें फिच रेटिंग्स ने बोला कि 4.7% से गिरेगी दुनिया भर की इमर्जिंग मार्केट्स की GDP। अब बोला गया -5.7% से गिरेगी। फिर क्या बोला जा रहा है, जून में बोला गया था कि इंडिया की GDP 5% से गिरेगी, लेकिन अब बोल रहे हैं कि इंडिया की GDP -10.5% से गिरेगी। ये बहुत बड़े फिगर्स हैं। खासकर ऐसा इन्होंने कब बोला, जब अप्रैल से लेकर जून 2020 के जब क्वार्टर की GDP फिगर्स आए और यह पता चला कि 24% GDP गिर गई है। यूएस की GDP बोला गया है कि 4.6% गिरेगी, वहीं पे चाइना की GDP 2.7% बढ़ेगी। और फिच रेटिंग्स ये बोल रही है कि चाइना की GDP बढ़ने की वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी है ना वो भी स्टेबलाइज होगी। तो ये कुछ GDP डाटा है फिच रेटिंग्स के। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अभी के लिए करंट डिस्कशन खत्म है। कोई राय हो, कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।